नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। फिलिस्तीन के पूर्व प्रधानमंत्री और हमास के सुप्रीम कमांडर इस्माइल हानिया को इजरायल ने ईरान में घुसकर मार गिराया है। इजरायली एजेंसियां अक्टूबर 2023 में हुए हमले के बाद से ही इस्माइल हानिया को जोर शोर से ढूंढ रही थीं। इस्माइल हानिया की देखरेख में ही हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजरायल पर 75 सालों का सबसे बड़ा हमला किया था। इसमें 1200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने हानिया को ईरान में घुसकर मार गिराया। आपको बता दें कि हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में बतौर गेस्ट के तौर पर शामिल होने आया। हमास ने आधिकारिक बयान में जारी करके कहा है कि भाई नेता मुजाहिद इस्माइल हानिया आंदोलन के प्रमुख नए ईरानी राष्ट्रपति के उद्घाटन में भाग लेने के लिए तेहरान में अपने मुख्यालय गए थे, जहां पर एक जायनिस्ट हमले में मारे गए। हानिया की मौत की खबर आते ही दुनिया भर के देशों में मानो भूचाल आ गया। रूस से लेकर खाड़ी के देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं अमेरिका ने पूरे मसले पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी। हानिया की मौत पर कहीं जश्न छाया है तो कहीं मातम। रूस ने इसे राजनीतिक हत्या करार देते हुए कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। रूसी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये मिडिल ईस्ट में संघर्ष तेज कर सकता है। तो तुर्की ने इस घटना को जघन्य करार दिया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हानिया की मौत बताती है कि इजरायल की नेतन्याहू सरकार शांति कायम नहीं करना चाहती है। ईरान ने कहा कि हानिया की हत्या और ईरान और फिलिस्तीन के बीच रिश्तों को और मजबूत करेगी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि हानिया का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। ईरान सुप्रीम लीडर खामनेई के घर पर सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक हुई। ऐसी बैठक बेहद गंभीर परिस्थितियों में होती है। इस बैठक में ईरान के कद्दोस कमांडर भी मौजूद रहे। हानिया की मौत के बाद अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि यदि इजरायल पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी पूरी मदद करेगा। इजरायल के हेरिटेज मिनिस्टर आमिहाई अलिहायू ने कहा है कि यह हत्या दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। लेकिन एक सवाल है कि रिफ्यूजी कैंप में पैदा होने वाला कैसे बना आतंक का आका इस्माइल हानिया। तो आपको बता दें कि इस्माइल हानिया का जन्म साल 1962 में गाजा पट्टी के एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ। शुरुआती पढ़ाई लिखाई संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित एक स्कूल में हुई। 1981 में उसने अरबी लिटरेचर की पढ़ाई के लिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा में दाखिला लिया। यूनिवर्सिटी में ही हानिया ने एक इस्लामिक स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना की, जो मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद 1988 में इस्माइल हानिया उन लोगों में शामिल था जिन्होंने हमास की नींव रखी। इस्माइल हानिया को हमास के टॉप लीडर रहे शेख अहमद यासीन का करीबी माना जाता रहा। साल 1997 में हानिया को शेख अहमद यासीन का पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हानिया लंबे समय से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का प्राइम टारगेट था। साल 2003 में मोसाद ने इस्माइल हानिया और शेख अहमद यासीन को मारने की कोशिश की, लेकिन यह सफल नहीं हो पाए। उसके बाद से हानिया कभी कभार ही सार्वजनिक तौर पर नजर आता था, लेकिन फिलिस्तीन में उसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। इस्माइल हानिया इस्लामिक देशों में आतंक का दूत बनकर घूमता था। साल 2019 में वह तुर्की और कतर गया। इसके बाद से कई बार ईरान की भी यात्रा की। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के नेता कासिम सुलेमानी की मौत के बाद भी वह वहां गया। 2022 में सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद से भी मुलाकात की। अफगानिस्तान में जब तालिबान को सत्ता मिली तो इस्माइल हानिया इसके नेता अब्दुल गनी बरादर को बधाई देने वालों में शामिल रहा। लेकिन एक सवाल गूंजता है कि रिफ्यूजी कैंप में जन्म लेने वाला कैसे फिलिस्तीन का पीएम बन गया। तो आपको बताते हैं,
साल 2006 में जब समाज ने फिलिस्तीन के चुनाव में बहुमत हासिल किया तो इस्माइल हानिया को प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि हानिया के प्रधानमंत्री बनने का इजराइल और अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों ने तीखा विरोध किया और फिलिस्तीन की फंडिंग रोक दी। कई महीने तक चले तनाव के बाद आखिरकार जून 2007 में राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस्माइल हानिया को बर्खास्त कर दिया और हानिया की सरकार भी भंग कर दी। उसके बाद इस्माइल हानिया गाजा पट्टी के इलाके में हमास के पॉलिटिकल चीफ के तौर पर काम कर रहा था। अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो भीषण युद्ध छिड़ गया। इसके बाद कतर और तुर्की की मध्यस्थता में नेगोशिएशन शुरू हुई तो इस्माइल हानिया ही हमास की तरफ से बातचीत कर रहा था। अक्टूबर 2023 के बाद से एक तरीके से वह अंडरग्राउंड हो गया था। एक दिन पहले ही हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। इससे पहले अप्रैल में इजरायली सेना ने गाजा के अल-सती कैंप के पास एक कार पर एयर स्ट्राइक की जिसमें इस्माइल हानिया के तीनों बेटे, 3 पोती और 1 पोते की मौत हो गई। इसकी पुष्टि खुद हानिया ने की थी। अब सवाल है कि पूरे घटनाक्रम पर भारत क्या सीख ले सकता है और भारत के लिए इसका क्या महत्व है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिल गौड़, रक्षा विशेषज्ञ, किरोड़ी सिंह जी, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट, संजीव श्रीवास्तव, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल किरोड़ी सिंह जी, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, जो यह घटना हुई है, मोसाद ने अभी तक आधिकारिक तौर पे इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन दुनिया भर में यह साफ है कि यह घटना किसने करवाई है। अब क्या लगता है आपको कि इस घटना के बाद से मुस्लिम देश फिर एकजुट होंगे या अभी भी उनकी कुव्वत नहीं है अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ मोर्चा लेने की? देखिए राजेश जी, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसको पूरे निष्कर्ष तक ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। यद्यपि जांच होगी लेकिन पूरी तरह से निष्कर्ष निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम पिछले 5 दिन के घटनाक्रम पर नजर डालें तो जब से हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स पे अटैक किया था उसके बाद से हालात बिगड़ना शुरू हो गया। इजराइल में वार कैबिनेट की मीटिंग हुई और उन्होंने नेतन्याहू को पूरे पावर दे दिए कि आप जैसा डिसीजन लें वो ठीक है। तो वैसी स्थिति में अब सबसे पहला उन्होंने डिसीजन लिया कि पिछले कल बेरूत में जो हिजबुल्लाह के कमांडर थे फौज सुकर, उसको मार दिया। और उससे पहले ये लगा कि लेबनान पे बेरूत पे अटैक करने वाले हैं, हवाई अटैक इजराइल वाले। तो टर्की के चीफ ने एर्दोगन ने कहा कि अगर ऐसा करते हैं तो ईरान लेबनान की मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा। और उसको लेके इजराइल ने प्रतिरोध किया। नेटो के देशों से अपील की कि टर्की एक नाटो देश का मेंबर है और वो इजराइल के अगेंस्ट में तैयार हो रहा है, इजराइल को धमकी दे रहा है। तो ये सब डेवलपमेंट कल तक हो गए थे। फिर अभी जो घटना हुई है, ये घटना और भी खतरनाक इसलिए हो जाती है कि ईरान के साथ इजराइल के रिश्ते अच्छे नहीं है। ईरान पे आरोप लगते रहे हैं और हो सकता है वो सही भी हो। हिजबुल्लाह, हुती, हमास, इन सब की ईरान मदद कर रहा है। और फिर ये जो इस्माइल हानिया हैं, ये कतर से ईरान आए थे तेहरान, और वहाँ जो शपथ ग्रहण समारोह में आए थे तो वहाँ पे इनका असैसिनेशन होना, और ये किस रूप में हुआ, क्योंकि इजरायली जो एजेंसी है मोसाद या दूसरी इंटेलिजेंस, ये केवल अकेले मोसाद का तो नहीं हो सकता, लेकिन ये डीप स्टेट किस तरह से ऑपरेट होते हैं, किस तरह से जासूसी प्रकरण चलते हैं, इसके बारे में अब न मीडिया को सूचनाएं मिलती हैं, न कोई इन्वेस्टिगेशन में चीजें आती हैं। लेकिन ये ईरान के लिए बहुत ही शर्मनाक की स्थिति है, क्योंकि ईरान के यहाँ वो एक मेहमान थे ईरान के, और उसका वहाँ असैसिनेशन होना
ईरान अपने को इस सम्मान के रूप में लेगा कि उनके सम्मान को धक्का है। तो ईरान भी इसके लिए अपनी मीटिंग कर रहा है, वो क्या डिसीजन लेते हैं। टर्की ऑलरेडी पहले धमकी दे चुका है इजराइल को। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन अब एस्केलेट होगी और इजराइल पहले से ये प्रयास कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए कर रहा था कि इजराइल पे चारों तरफ से दबाव थे कि वो गाजा में युद्ध विराम करे, जेनोसाइड रोके। संयुक्त राष्ट्र संघ के 3 मुख्य अभिकरण हैं इंटरनेशनल। उसमें भी हम आएंगे करोड़ी सिंह जी। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। क्या अभी भी मुस्लिम देश अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चा लेने में सक्षम है या वो केवल इजराइल को ही निशाने पे साथ देंगे? संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए प्रसून जी, ये जो इजराइल का जो ऑपरेशन है वो और इजराइल का जो पूरा युद्ध है, ये आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध है। और इजराइल ने लगातार इस बात को स्पष्ट किया है कि वो हमास के पूरी तरीके से खात्मे तक रुकने वाला नहीं है। हमास का यदि गाजा पर अगर जहां कहीं भी उसका कंट्रोल बचा हुआ है, जब तक वो पूरा समाप्त नहीं हो जाता, जब तक कि गाजा पर या फिलिस्तीन अथॉरिटी या किसी अन्य फिलिस्तीनी शासन की कोई सरकार स्थापित जब तक नहीं हो जाती और इजराइल को सिक्योरिटी गारंटी जब तक नहीं मिल जाती, तब तक ये इजराइल हमास के विरुद्ध ऑपरेशन जारी रखेगा। लेकिन जहां तक जो आपने प्रश्न पूछा है, देखिए प्रसून जी, ये जो पूरा युद्ध है, जैसे कि मैंने कहा, आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध है। और ये जो हमला 7 अक्टूबर को हमास ने किया था, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि हमास और हमास के जो बैकर्स ईरान जैसे जो राष्ट्र हैं, वो विश्व में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की साजिश के तहत किया गया था। ये जो हमला था इजराइल की जो अरब राष्ट्रों के साथ, जिसमें सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन, अनेक राष्ट्रों के साथ जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी, जो संवाद की प्रक्रिया चल रही थी, उसको तोड़ने के लिए किया गया था। और आप जानते हैं कि यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, बहरीन ने और कुछ अन्य राष्ट्रों ने लगातार इजराइल को रिकॉग्नाइज करते जा रहे थे। सऊदी अरबिया भी इजराइल के रिकॉग्निशन की तरफ बढ़ रहा था। तो ये जो ईरान और ईरानियन जो प्रॉक्सीज हैं, जो आतंकी संगठन हमास ने ये जो साजिश रची, इस पूरे संवाद की प्रक्रिया को तोड़ने की और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को बढ़ाने की रची। और इसी वजह से इजराइल का जो पूरा युद्ध है, ये इस आतंकी जो सभ्यताओं के टकराव को बढ़ाने की जो आतंकी सोच है, उसके खिलाफ युद्ध है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके की आतंकी सोच रखने वाले जो भी आतंकी संगठन है, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, हुती हो, पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकी संगठन ऐसी सोच जारी है। संजीव जी, मेरा सवाल ये है कि ये सबको मालूम है कि गल्फ कंट्रीज, खासकर इस्लामिक मुल्क, उनकी धारणा क्या है अमेरिका को लेकर और इजराइल को लेकर, लेकिन वो हमलावर केवल इजराइल पर होते हैं। उसके कारण क्या हैं? देखिए, अगर आप मिडिल ईस्ट रीजन में वर्तमान समय में सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन तथा अनेक अन्य राष्ट्रों को देखें, तो अब्राहम एकॉर्ड के साइन हो जाने के बाद 2020 में जो राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान किया गया था, उसके बाद से जो ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में एक संवाद की प्रक्रिया चल रही थी। और जैसे कि मैंने कहा कि यूएई के संबंध इजराइल के साथ अच्छे होते जा रहे थे, सऊदी अरबिया भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करते जा रहा था। और ये जो इजराइल का जो रीजनल इंटीग्रेशन बढ़ रहा था, और उसके तहत हमने देखा कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसा एक इनिशिएटिव सामने आया। इंडिया, इजराइल, यूएई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का I2U2 जैसा एक इनिशिएटिव भी सामने आया। तो ये जो इजराइल का जो लगातार मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्रों के साथ, विशेषकर सुन्नी जो मुस्लिम बहुल राष्ट्रों के साथ जो संबंध बेहतर होते जा रहे थे, उसको ईरान कभी भी नहीं चाहता था कि इजराइल उसको धक्का लगा। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल गौड़ साहब, रक्षा विशेषज्ञ। अनिल जी, अगर पूरी परिस्थितियों को देखा जाए तो हानियां रहता था कतर में। कतर पे इजराइल ने हमला नहीं किया, चूंकि खाड़ी देशों में अमेरिका की नुमाइंदगी करता है कतर। तुर्की का उपयोग करता था हानियां, लेकिन चूंकि तुर्की हानियां नाटो का सदस्य है, इसलिए इजराइल ने उसको भी वहां अटैक नहीं किया। लेकिन जब ईरान में आता है तो इजराइल हमला करता है और अपनी ताकत को साबित करता है, दुनिया को मैसेज देता है कि उसके
जो शत्रु हैं उनको उनके घर में घुस के मारा जाएगा। इस पूरी घटना का भारत के लिए क्या संदेश देखते हैं अनिल गौड़ साहब आप? ऐसा देखिए जी, भारत के लिए अब एक जो बात आएगी सबसे पहले, ये तो बड़ा क्लियर हो गया कि इसका जो हानिया का और साथ में जो फर्क सदर का जो अभी असैसिनेशन हुआ है, ये एक चीज बड़ी क्लियर कर देता है कि इजराइल जो है, ये जितने क्योंकि हानिया जो है वही जो था जो मेन नेगोशिएटर था पीस प्रोसेस में, तो इजराइल ने अब इतना सारा इतनी देर के बाद उसने ये फैसला कर लिया कि ये जो दो लोग हैं ये हमें नहीं चाहिए पीस प्रोसेस में, और इनको इसलिए नामो निशान मिटा दिया। इसका मतलब इजराइल जो है अब पूरा तैयार है कि वो अगर लड़ाई होती है तो उसके करने के लिए, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो लेबनान से करे, चाहे कहीं अनिल गौड़ साहब, मेरा सवाल ये था कि जो इजराइल जिन परिस्थितियों में जूझ रहा है, कुछ ऐसी ही परिस्थितियां भारत के इर्द गिर्द बुनी जा रही हैं। भारत के पास भी क्या वही तरीके होंगे जो इजराइल अपना रहा है, या भारत को कोई अलग रणनीति अपनानी पड़ेगी? देखिए, ऐसा है, भारत को तो रणनीति वही अपनानी चाहिए जो इजराइल की। मैं बार बार आपके चैनल पे भी, बाकी चैनल पे भी कह चुका हूँ कि हम अभी तक सिर्फ रिएक्टिव मोड में रहे हैं। 75 साल जो हमारी आज़ादी के हो गए हैं, हम सिर्फ रिएक्टिव मोड में रहे हैं 45 से लेकर अभी तक। और इसके बीच में जब पाकिस्तान ने इतना ये हमारे पे जो टेररिज्म का जो एक जंग छेड़ी हुई है, ऑपरेशन टोपैक जियोलॉक वाली, 1000 कट्स की, इसके अंदर हमारे कितने जवान और शहीद हुए हैं, कितने सिविलियन मारे गए हैं, और कितने हमारे देखिए कश्मीरी पंडित भाई भी जो हैं कश्मीर घाटी से बाहर भगाए गए हैं। तो भारत जो है अभी तक ये एक प्रोएक्टिव नीति नहीं अपनाई है, वो उसको अपनानी ही पड़ेगी। और एक चीज तो साफ अनिल गौड़ साहब कि मुस्लिम देशों का जो रवैया है वह दोहरा रवैया दिखता है, जिसको दोगलापन भी कह सकते हैं। ये बात करते हैं शांति की, हमास को पालते हैं, ये बात करते हैं शांति की और हिजबुल्लाह को पालते हैं। ऐसे लोगों से निपटने का तरीका तो इजराइल का ही तरीका बेस्ट लगता है, बेहतर लगता है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए चीन को आप देख लीजिए, चीन ने जो उनके उइगर मुस्लिम्स हैं उनको सबके उनके वहाँ पे मस्जिद तोड़ दिए सारे, वहाँ पे उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भी, जिसको वो कहते हैं री एजुकेशन कैंप्स के अंदर डाला है, और सबको इसका बुरा हाल है। कोई भी अरब मुल्क जो है, कोई भी मुस्लिम ममालिक जो है एक आवाज नहीं उठाता, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। क्योंकि देखिए पावर जो है वो इकोनॉमिक पावर एक बहुत बड़ी चीज होती है, और मिलिट्री पावर उससे साथ साथ चलती है। इकोनॉमिक पावर जब होगी आपकी मिलिट्री पावर भी होगी, और जब आप एक चीज करेंगे, चाहे आप देख लीजिए अमेरिका ले लीजिए, चाहे कोई भी ले लीजिए, उसके आगे कोई बोलता नहीं है। अब अफसोस ये है कि हमारे जो मुल्क है 75 साल जो है, क्योंकि चीन ने भी देखिए जब हमारी आज़ादी हुई थी उसके बाद ही चीन का भी जो है कार्रवाई चली थी, कोरिया का भी उसके बाद चला है हमारा। पर हमारी जो क्योंकि नीतियां ऐसी थी कि हमारी ग्रोथ जो है जिस हिसाब से होनी चाहिए थी वो हमारी नहीं थी। लेकिन मौजूदा समय में अनिल गौड़ साहब इतना तो आप मानेंगे कि एक नया गठजोड़ दिख रहा है पूरी दुनिया में, अमेरिका का, इजराइल का और भारत का, वो भी खासकर इस्लामिक आतंकवाद के ऊपर। करोड़ी सिंह जी, यह गठजोड़ आपको कितना मजबूत लगता है? वो भी तब जब तमाम इस्लामिक मुल्क भारत के पक्ष में भी कई बार दिखते हैं, और लेकिन जब आतंकवादियों की बात आती है तो अब उनको धन भी मुहैया करवाते हैं। ऐसे में भारत के पास क्या विकल्प बचे हैं? देखिए प्रसून जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि लेकिन भारत की जो नीति है वो अभी भी किसी भी सैन्य गठजोड़ से दूर रहने की है। कुवैत के मामले में भी भारत कुवैत की जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं उनसे दूर रहना चाहता है, कुवैत को प्रगति का साधन बनाना चाहता है। तो भारत किसी भी रूप में किसी सैन्य गठबंधन का आज भी सदस्य बनने के पक्ष में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि अमेरिका के साथ भारत गठजोड़ करेगा, मुझे संभव नहीं लगता है। जी, मैं इसलिए करोड़ी सिंह जी आपसे बात पूछ रहा था, चूंकि आतंकवाद के खिलाफ तीनों की मुहिम एक ही रास्ते पे जा रही है।
देखिए, भारत हमेशा आतंकवाद का विरोध करता रहा है, हर मंच पे उठाया है आतंकवाद का सवाल। भारत ने अभी एससीओ की मीटिंग में हमारे विदेश मंत्री ने सवाल उठाया, G20 में भारत ने सवाल उठाया, यूएनओ में उठाता है, हर जगह भारत आतंकवाद का विरोध करता है और आतंकवाद पे कॉमन स्ट्रेटेजी की वकालत करता है। लेकिन भारत किसी भी देश के साथ सैन्य गठबंधन नहीं करेगा। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या वक्त आ चुका है कि भारत को नए गठजोड़ में जाना चाहिए, वो भी खासकर आतंकवाद के खिलाफ, और यह गठजोड़ कितना सार्थक सिद्ध होगा भारत के लिए? संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए प्रसून जी, भारत की आतंकवाद के प्रति जो नीति है, इस नए भारत की, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, उसकी आतंकवाद के प्रति नीति वैसे ही है जैसे कि इजराइल की है, जैसे कि अमेरिका की है, जैसे कि यूरोपीय राष्ट्रों की होती है। और वो जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। ये जो नया भारत है, ये आतंकवादियों को के द्वारा किए गए कृत्यों को न तो भूलता है और न ही उसे माफ करेगा। नेवर फॉरगेट एंड नेवर फॉरगिव की नीति के साथ चलता है। और ये भारत भी आतंकियों का हॉट परस्यूट करता है। आपने देखा प्रसून जी की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ओसामा बिन लादेन ने 2001 में जो आतंकी घटना की थी, उसके बहुत लंबे समय बाद उसे अमेरिका ने, चाहे कितना भी लंबा समय लगा हो, अमेरिका ने उसे मार गिराया था। अबू बकर अल बगदादी ISIS का जो चीफ था, जो कि अमेरिका के विरुद्ध उसने तमाम आतंकी वारदातें की थी, उसको अमेरिका ने मार गिराया। और उसी तरीके से अमेरिका ने अनेक ऐसे अल कायदा, ISIS जैसे आतंकी संगठनों के सरगनाओं को ढेर किया, और वही कार्य भारत भी कर रहा है। भारत भी कर रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी, 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा कि क्या इस तरीके की जो अभी घटना हुई, हानिया को एलिमिनेट किया गया है, उससे क्या जो नए तरीके के गठबंधन थे उस पर कोई असर पड़ेगा, खासकर अमेरिका को लेकर, इस्लामिक मुल्कों का जो अप्रोच है? भारत और अमेरिका का आतंकवाद के विरोध में के विरुद्ध जो कोऑपरेशन है वो लगातार बना हुआ है, चाहे वो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग का कोऑपरेशन हो। हालांकि मैं प्रसून जी अवश्य मानता हूं कि अमेरिका को भारत को अधिक से अधिक इंटेलिजेंस शेयर करना चाहिए, और भारत और अमेरिका के बीच में काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग के बीच में अपार जो है संभावनाएं हैं। बड़े स्तर का कोऑपरेशन हो सकता है जो अभी भी नहीं है, और जिसके लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आतंकवाद की चुनौती है वो अमेरिका के लिए भी, सभी दुनिया के सभी देशों के लिए सेम है। अनिल गौड़ जी, जल्दी से आपसे जवाब चाहेंगे कि क्या भारत की तैयारियां आतंकवाद के खिलाफ पूरी हैं या अभी भी कहीं जगह खामियां दिख रही हैं आपको? अनिल गौड़ जी। देखिए, भारत की जो देखो, टेररिज्म, एक मैं चीज बता दूं आपको बड़ा क्लियरली, टेररिज्म के खिलाफ आप जितनी मर्जी तैयारी कर लीजिए, पर टेररिज्म के खिलाफ आपकी तैयारी कभी भी पूरी नहीं होती। ये दुनिया में पूरी आप कहीं भी देख लीजिए, क्योंकि टेररिस्ट को सिर्फ एक चांस चाहिए होता है आपका करने के। अभी आप देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जो थे, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, उनका ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो गया। उससे पहले जो है आपका गैरेट फोर्ड, ये आपका जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन हो गया। तो जो टेररिस्ट है उसको सिर्फ एक मौका चाहिए, तो उसके अंदर आप जितनी मर्जी तैयारी कर लीजिए। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, भारत की तैयारी पूरी है। देखिए, अगर हमने 90 के दशक का टेररिज्म जो है पिछली घाटी में खत्म कर दिया है, वो भारत ने अपने दम पे किया है। अनिल गौड़ जी, आपकी बात एकदम सही है कि भारत को आगे बढ़ना है तो लड़ाई हमेशा लड़नी होगी, और अपने बूते पे ही, अपने दम पर ही लड़ना होगा। और इन मुल्कों को, जो इस्लामिक मुल्क कहे जाते हैं, इनके दोहरे रवैये से सतर्क रहना होगा। इस चर्चा में आप सभी मेहमान जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए APN न्यूज के साथ।